चलिए भारतीय भूगोल के बारे में अपनी जानकारी को थोड़ा परखते हैं। सीधे इस स्टडी गाइड से कुछ मजेदार और बहुत ही जरूरी तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। तो आज की हमारी चुनौती के 4 दौर हैं। पहला, भारत की महत्वपूर्ण रेखा। दूसरा, देश का विस्तार और समय। तीसरा, पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमा। और चौथा, भारत के द्वीप समूह। चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले दौर से, भारत की महत्वपूर्ण रेखा। ये वो लाइंस हैं जो सिर्फ भारत का नक्शा ही नहीं बनाती, बल्कि यहाँ के मौसम और जीवन शैली को भी तय करती हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सी जरूरी अक्षांश रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। सोचिए जरा। जी हाँ, ये है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सवाल ये है कि आखिर ये काल्पनिक रेखा इतनी जरूरी क्यों है? भाई इसीलिए क्योंकि ये भारत के जलवायु पर बहुत बड़ा असर डालती है। मतलब यही रेखा देश को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में बांटती है। ठीक है, अब एक थोड़ा मुश्किल सवाल। हम ये तो जानते हैं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इन ऑप्शंस में से कौन सा राज्य है जो पूरी तरह से इस रेखा के उत्तर में, मतलब नॉर्थ में पड़ता है? और सही जवाब है मणिपुर। हाँ, इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि पूर्वोत्तर के कई राज्य इसके बहुत पास हैं। तो याद रखिए, कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। मणिपुर इसके थोड़ा उत्तर में रह जाता है। चलिए अब अक्षांश और देशांतर से आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे दूसरे दौर पर, देश का विस्तार और समय। इसमें हम देखेंगे कि भारत का विशाल आकार समय को कैसे प्रभावित करता है। तो अब बात करते हैं दुनिया के नक्शे पर भारत के पते की, मतलब इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो ये रहे नंबर्स, पर इन आंकड़ों का असली मतलब क्या है? मतलब ये है कि भारत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक बहुत ही विशाल और विविधताओं से भरा देश है। अब जब हम इस पूर्व से पश्चिम के फैलाव की बात कर ही रहे हैं, तो जरा सोचिए, गुजरात जो हमारा सबसे पश्चिमी छोर है और अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पूर्वी छोर है, इन दोनों जगहों के लोकल टाइम में कितना अंतर होगा? यहाँ देखिए, देशांतर में लगभग 30 डिग्री का फर्क है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है और इसका नतीजा भी बड़ा दिलचस्प है। पूरे 2 घंटे। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग रहा होता है, तब गुजरात में लोगों को सूरज उगने के लिए करीब करीब 2 घंटे और इंतजार करना पड़ता है। जरा सोचिए, इस एक फैक्ट से ही पूरे देश में कितनी चीजें मैनेज करनी पड़ती होंगी। तो देश के अंदर के विस्तार को तो हमने समझ लिया। अब आते हैं हमारे तीसरे दौर पर, और अब हम अपनी सीमाओं के पार देखेंगे। परखते हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं के बारे में कितना जानते हैं। और हमारा अगला सवाल सीधे इस सोर्स मटेरियल से ही जुड़ा हुआ है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। सवाल है कि इन राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य बांग्लादेश के पड़ोसी हैं। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को नहीं छूता? और इसका सही जवाब है मणिपुर। अगर आपने यही सोचा था तो बिल्कुल सही। देखिए, मणिपुर पूर्वोत्तर में तो है, लेकिन इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से नहीं। तो फिर बांग्लादेश से कौन से राज्य लगते हैं? एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो अब वक्त है हमारे आखिरी और चौथे दौर का। इस बार हम अपनी जमीनी सीमाओं को पीछे छोड़कर समंदर की तरफ चलेंगे और बात करेंगे भारत के द्वीप समूहों की। चलिए लक्षद्वीप से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि इन द्वीपों का निर्माण आखिर हुआ कैसे, क्योंकि ये ज्वालामुखी से नहीं बने हैं और न ही ये जमीन का कोई टूटा हुआ हिस्सा है। तो फिर ये अस्तित्व में आए कैसे? इसका जवाब छिपा है समंदर के नीचे। ये असल में प्रवाल द्वीप हैं, मतलब इन्हें लाखों करोड़ों छोटे छोटे समुद्री जीवों ने हजारों सालों में अपने कंकालों से बनाया है। सच में ये कुदरत का एक जीता जागता अजूबा है। और अब इस दौर का आखिरी सवाल, क्या कोई बता सकता है कि लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 36। जी हाँ, इस पूरे समूह में कुल 36 द्वीप हैं।
हालांकि इनमें से सब पर आबादी नहीं रहती, जो इसे एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं कि नाजुक इकोसिस्टम बनाता है। तो आज हमने कर्क रेखा से लेकर तटीय द्वीपों तक भारत के विशाल भूगोल की एक छोटी सी यात्रा की। लेकिन ये सब सिर्फ परीक्षा में याद रखने वाले तथ्य नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये सारे भौगोलिक फैक्टर्स, ये सब मिलकर भारत की इतनी विविध संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पहचान को आखिर कैसे बनाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।